किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आप करते हैं बहुत बेसब्री से इंतजार और जिसका नाम है कार्यक्रम हेलो किसान। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं कार्यक्रम हेलो किसान लेकर और एक नए विषय के साथ। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके हित से जुड़े हुए ऐसे विषय होते हैं जिसके विषय को लेकर हम चर्चा करते हैं और आपके सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। इस कार्यक्रम में आपसे आपके द्वारा पूछे गए सवालों को समझा जाता है। हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों को सटीक और बारीक तरीके से आपको समझाते हैं और उनके जवाब देते हैं। हर कार्यक्रम में हम अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे और कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, आइए एक बार सबसे पहले आज के विषय पर नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वो विषय रहेंगे भेड़ बकरी पालन, कैसे आप इसका मुनाफा ले सकते हैं और कैसे इस व्यवसाय से जुड़ के आप अपार संभावना इस क्षेत्र में उसका फायदा ले सकते हैं। साथ ही दुधारू पशुओं का आवास एवं पोषण प्रबंधन करना कितना महत्वपूर्ण है और जिस तरीका ये मौसम चल रहा है ऐसे मौसम में किस तरीके से आप देखभाल करें ताकि उत्पादन क्षमता में आपको कमी देखने को ना मिले। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप बेझिझक इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं क्योंकि यह कार्यक्रम आपके लिए ही आता है, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लेकर आते हैं। आप इस कार्यक्रम से कैसे जुड़ सकते हैं? आप हमारे टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय दो बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आपसे निवेदन हम करते हैं कि जब भी आप फ़ोन करें अपनी टेलीविज़न की आवाज़ को कम रखें और अपने फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क की व्यवस्था रखें ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो और आपकी समस्या का निदान सही तरीके से और अच्छी तरीके से किया जा सके। इसके अलावा आप हमारे साथ ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सअप करते समय आप जहां से अपना मैसेज कर रहे हैं जगह का नाम और अपना नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन तीन माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए और इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल है तो आप सीधा इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अब वक्त हो गया है उन खास मेहमानों से मिलने का जो इस कार्यक्रम की आन बान शान है और आपकी समस्या का समाधान करते हैं। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर अरुण कुमार तोमर जी का। सर आपका बहुत स्वागत है। आप निदेशक हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान से। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर संजीत शर्मा जी। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग दिल्ली सरकार से। दोनों खास मेहमानों का स्वागत करा दिया हमने और आप लोगों से परिचित भी करा दिया है। अब इन दोनों मेहमानों की नॉलेज का आप फायदा उठा सकते हैं और कोई भी सवाल है तो आप सीधा पूछ सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले रुक करेंगे डॉक्टर अरुण कुमार जी का। डॉक्टर अरुण कुमार जी, अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन एक बहुत बड़ा योगदान देता है कृषि के क्षेत्र में और पशुपालक और किसान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बारीकी से जुड़े भी रहते हैं। अगर हम बात करें भेड़ बकरी पालन की, किस तरीके से किसान भाई या पशुपालक भेड़ बकरी पालन से अगर जुड़ते हैं तो फ़ायदा ले सकते हैं, क्या संभावना इसमें है? देखिए, भेड़ बकरी पालन ऐसे क्षेत्रों में करना लाभदायक रहता है जहाँ पर खेती और बड़े पशुओं को पालना लाभकारी नहीं है, आसान नहीं है। यदि हम बात करें मरुस्थल की, पर्वत स्थल की, कंकरीली या ऐसे स्थान जहाँ पर बारिश कम होती है, ऐसी स्थितियों में खेती करना और बड़े पशुओं को पालना आसान काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम छोटे पशुओं को, जिनमें भेड़ और बकरियां आती हैं जी, जिनकी शरीर की आवश्यकता कम होती है, उनका साइज कम होता है और उनको पालने का खर्चा भी कम होता है और कम संसाधनों के साथ ऐसी स्थिति में इन छोटे पशुओं को पालकर वर्ष भर आमदनी और रोजगार प्राप्त किया जा सकता है जी। खेती के साथ साथ पशुओं का पालना बहुत ही आवश्यक है और यदि सब कुछ अच्छा है तो हम इन छोटे पशुओं को खेती के साथ
बड़े पशुओं के साथ एक सीमित संख्या में रखकर आराम से वर्ष भर इनसे आय प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो खेती के साथ अगर आप खेती करने की ज़मीन आपके पास नहीं है तो एक अच्छा व्यवसाय डॉक्टर तोमर जी ने आपको बताया है कि इसके अंदर ऐसी तमाम संभावनाएं हैं और ये अच्छा व्यवसाय के रूप में आप इसको अपना सकते हैं। इसकी में और क्या संभावनाएं और क्या बारीकियां हैं ये भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी एक खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। भेड़ और बकरी पालन कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। पहले बात करते हैं भेड़ पालन की। भेड़ पालन के लिए ऐसी नस्लों का चयन करें जो दूध, मांस और ऊन अच्छी मात्रा में देती हो। अपने इलाके की जलवायु को ध्यान में रखते हुए ही भेड़ की नस्ल को चुनें। आहार की बात करें तो भेड़ों को ताज़ा और पौष्टिक आहार खिलाएं। भेड़ों को चारे के साथ साथ अतिरिक्त लवण और विटामिन भी दें। वहीं अगर बकरी पालन की बात करें तो बकरी पालन व्यवसाय से आप दूध देने वाली बकरियों को बेचकर और बकरियों को मांस के रूप में बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा बकरियों की मींगड़ियों को खाद के रूप में बेचकर भी अच्छी आमदनी हो जाती है। मुख्य रूप से दूध और मांस के लिए बकरी पालन किया जाता है। बकरी को ना तो किसी खास तरह के आहार की जरूरत होती है और ना ही किसी खास किस्म के बड़े आवास या विशेष जलवायु की जरूरत पड़ती है। बकरी पालन की कई विशेषताएं भी हैं, जैसे एक तो बकरी आकार में छोटी और शांत स्वभाव की होती है। किसी भी दूसरे पशु की तुलना में कम दाना खाती है। बकरी हर तरह के पेड़ और पौधों और झाड़ियों को खा सकती है और बकरी मेमने जनने के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। बकरी करीब 1.5 साल की अवस्था में मेमने देने योग्य हो जाती है और 5 से 6 महीने में मेमने पैदा करती है। आमतौर पर एक बकरी 2 से 3 मेमनों को जन्म देती है। कोई भी बेरोजगार युवक या किसान बकरी पालन के व्यवसाय को शुरू कर सकता है। कुल मिलाकर अगर आप कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर भेड़ और बकरी पालन करते हैं तो ये अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित होता है। भेड़ बकरी पालन से कुछ खास बातें, कुछ बारीकियां इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझी, कुछ और बातें समझेंगे डॉक्टर तोमर साहब से, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं डॉक्टर शर्मा जी का। डॉक्टर शर्मा जी, अगर हम बात करें दुधारू पशुओं के पोषण प्रबंधन और आवास प्रबंधन की, हमारे देश के अंदर कई किसान ऐसे हैं जो छोटे मझोले किसान होते हैं और उनकी आजीविका का सबसे बड़ा सहारा उनका पशु होता है, जो दुधारू पशु हैं, दूध बेच के अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे किसानों के लिए इस समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई बड़ा किसान भी है तो दुधारू पशुओं का पोषण प्रबंधन और आवास प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण होता है? जी, मुख्य रूप से पशु आवास और पशु प्रबंधन अगर सही है किसी भी पशुपालक का तो 90 to 95% जो बीमारियां हैं, संक्रामक रोग हैं, उनसे बचाया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा, जो दूध उत्पादन जिसके लिए वो पशुओं को रखता है उसकी मात्रा में भी वो वृद्धि कर सकता है। सबसे पहले अगर हम आवास की बात करें तो हाउसिंग जो है 2 तरह के जनरली होते हैं। उसमें एक ओपन हाउसिंग बोला जाता है, जिसमें अगर किसी पशुपालक के पास काफ़ी एरिया है, काफ़ी जगह है, तो ओपन हाउसिंग कर सकता है वो, जिसमें कि जितना भी एरिया उसका 1/3 तो उसको कवर्ड कर देगा कोई भी बारिश के लिए या धूप से बचने के लिए, और 2/3 जो है ओपन एरिया रहता है। पशु को भी अगर हम स्वतंत्र छोड़ते हैं तो स्वतंत्र रहने पे उसका स्ट्रेस भी कम होता है, उसका दूध प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी हमेशा बढ़ती है। जी। दूसरा, संतुलन अगर हमें सही नहीं रखेंगे, अगर सही मात्रा में लवण तत्व और उस तरह के जो हमारे मिनरल मिक्सचर हो गए या जो हमारे सॉइल में जो कमी होती है, अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो पशु के अंदर उन चीज़ों की कमी हो जाती है। इसलिए उनका सेवन भी करना जरूरी है। जो दूसरे तरह की हाउसिंग होती है उसमें कन्वेंशनल तरीका होता है, और कन्वेंशनल बार्न में क्या किया जाता है कि 2 तरह की वो होती है। उसमें सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि उसकी जो लंबाई है, शेड की जो लंबाई है, वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए, ताकि डायरेक्ट सन रेज जो है उसके ऊपर ना पड़े। जी। उसके अलावा इसकी अगर लंबाई की बात करें तो कम से कम 10 फीट की लंबाई होनी चाहिए, और इसकी विड्थ जो है वो करीबन 6 फीट के करीब हो सकती है। पर पशु कम से कम 65 to
65 से 70 स्क्वायर फीट जगह एक गाय भैंस को कम से कम मिलनी चाहिए। और अगर हम एक एवरेज माने कि 50 गज के अगर प्लॉट है तो कम से कम 5 पशु उसमें रह सकते हैं, उससे ज़्यादा पशु उसमें नहीं रखने चाहिए। नहीं तो ज़्यादा पशु रखने से ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और बीमारी भी जो है आपस में एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकती है। तो इसके अलावा जैसे मैंजर किस तरह से होने चाहिए, पानी की व्यवस्था रेगुलर होनी चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, मैंजर की हाइट किस तरह पे हमें रखनी है, उस शेड में वेंटिलेशन कितना है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो वो जो है पशु के अंदर जैसे बारिश का समय ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो उसमें संक्रामक रोग बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जैसे अगर जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पे पशु का मल और मूत्र एकत्रित होता है उसमें स्लैंटिंग हमें स्लोप देनी है ताकि वो बह जाए और निकल जाए। और जो क्लोज कन्वेंशनल हाउसिंग होती है उसमें 2 तरह से लोग रख सकते हैं। एक तो फेस टू फेस रखा जाता है, दोनों पशु जो है आमने सामने होते हैं, और दूसरा होता है टेल टू टेल होता है। जो फेस टू फेस में अमूमन कमी ये बताई जाती है कि एक पशु का जो संक्रामक रोग है जो एरोजोल स्प्रेड होता है, जो कोई भी जैसे हम छींक हो गया, हवा हो गया, या जैसे अपना जो एक पशु से दूसरे को लिक कर लेता है तो उससे स्प्रेड कर सकता है। तो बेटर इसमें टेल टू टेल पोजीशन में बताया जाता है। और स्लैंटिंग जरूर रखें। और जो ड्रेनेज सिस्टम है, अगर ड्रेनेज सिस्टम पे पशुपालक ध्यान देता है तो ड्रेनेज सिस्टम अगर सही होगा तो पूरी भी जो भी गंदगी वगैरह एकत्रित होगी सारी बाहर निकल जाएगी, वॉश करने में आसान होगा। फ्लोरिंग का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा एकदम प्लेन नहीं बनना चाहिए क्योंकि पशु फिसल सकता है और चोट लग सकती है। ज़्यादा खुरदरा नहीं होना चाहिए। वॉल्स जो है एकदम प्लेन होनी चाहिए क्योंकि वॉल्स में क्या होता है जैसे जो कलीली होती हैं वो पशु से दूसरे में ट्रैवल करती हैं। और कई बार जैसे पशुपालक जो है उसमें कोई दवाई अगर उस पर लगाता है तो वो छुप जाती हैं। थोड़े भी उनको क्रैक्स या गैप मिलते हैं तो उनमें जाके छुप जाती हैं। जैसे ही उसको दोबारा मौका मिलता है तो वापस से वो पशु पे आ जाती हैं। तो फ्लोर जो है वो स्मूथ रहे, ज़्यादा प्लेन ना हो, दीवार प्लेन होनी चाहिए, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और पानी की मात्रा और उसका जो मैंजर है उसको रेगुलर क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। अगर रेगुलर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो वो उसमें बार बार जो है फंगल मोल्ड वगैरह डेवलप हो जाता है और वो जो फूड पॉइजनिंग की ज़्यादा समस्या हो सकती है उसमें। जी, तो ये कुछ खास बातें हैं, कुछ बारीकियां हैं जो डॉक्टर शर्मा जी ने आपको बताई हैं, जो दुधारू पशु किसान भाई रखते हैं, पशुपालक रखते हैं। इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। आपके पशु उत्पादन में जो पशु से आप उत्पादन ले रहे हैं उसमें लगभग ना के बराबर आपको कोई कमी देखने को मिलेगी और आप अच्छा उत्पादन लेते रहेंगे। आपका पशु भी सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। कुछ और बारीकियों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। पशुओं से अच्छा उत्पादन लेने के लिए दुधारू पशुओं की देखभाल जरूरी है। इसमें उनके रहने की जगह और पोषण प्रबंधन दोनों ही आते हैं। आवास की बात करें तो जैसा कि इस समय देश के कई हिस्सों में बरसात हो रही है तो बरसात में शेड में पानी ना भरने दें और बाड़े की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़े की सतह सूखी हो और फिसलने वाली ना हो। लगातार गीले रहने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए सप्ताह में 1 या 2 बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। वहीं अगर पोषण प्रबंधन की बात करें तो दूध देने वाले पशुओं के आहार में दलहनी और गैर दलहनी चारे के मिश्रण का समावेश होना चाहिए। 5 लीटर तक दूध देने वाले पशुओं को केवल अच्छी प्रकार के हरे चारे पर रखकर दूध प्राप्त किया जा सकता है। 5 लीटर से ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को प्रति 2 या 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो अतिरिक्त दाना देना चाहिए। दाने में 1 भाग खली, 1 भाग अनाज और 1 भाग चोकर होने पर यह संतुलित और सस्ता रहता है। दाने में 2% खनिज लवण और 1% नमक का होना बहुत जरूरी है। बरसीम और अन्य दलहनी चारे को भूसे में मिलाकर भी देना चाहिए। इसमें पशुओं में अफरा की समस्या नहीं रहती है। कुल मिलाकर दुधारू पशुओं की उचित देखभाल आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है।
तो पशुपालक भाई कैसे दुधारू पशुओं का देखभाल कर सकते हैं, कैसे उनकी अच्छी देखरेख के साथ साथ उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इन तमाम बातों पर हमने एक रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में कुछ बारीक बातें हमने समझी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर तोमर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर तोमर जी, जब हम बात कर रहे हैं भेड़ पालन और बकरी पालन की, मोटे तौर पर अगर किसी पशुपालक के मन में ये सवाल आए कि क्या मैं मांस उत्पादन के लिए बकरी पालन करूं या दूध उत्पादन के लिए ये बकरी पालन करूं या भेड़ पालन करूं, आपकी निगाह से, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार से कोई कैसे इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन करे कि मुझे भेड़ पालनी है या बकरी पालनी है तो मैं मांस उत्पादन के लिए पालूं या दूध उत्पादन के लिए पालूं? देखिए, ये सही सवाल आपने उठाया है। निश्चित ही उद्देश्य को लेके नस्लों का विकास हुआ है। बहुत सी भेड़ों की या बकरियों की नस्लें दूध के लिए अच्छी हैं, बहुत सी भेड़ों और बकरियों की नस्लें ऊन के लिए अच्छी हैं, और कुछ नस्लें ऐसी हैं जो दूध में भी अच्छी है और भैंस ये मांस में भी अच्छी हैं। यदि हम अपने इस क्षेत्र की बात करें, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, इसमें बकरियों की जो जमुनापारी है, बर्बरी है, सिरोही है, झकराना है, इन बकरियों की नस्लों को आप दूध और मांस के लिए, दोनों के लिए पाल सकते हैं। और ये देश की सर्वोत्तम जो दूध देने वाली बकरियों की नस्लों में आती हैं। इसमें आप बीटल का भी नाम बहुत सम्मान के साथ बहुत अच्छे से रख सकते हैं। यदि भेड़ों की बात करें, क्योंकि भेड़ जनरली ऊन के लिए पाली जाती है, बिल्कुल, लेकिन भेड़ों की जो नस्लें हैं वो भी ऊन की क्वालिटी के आधार पे अलग अलग है जी। और हमारे देश की लगभग बहुत ही कम 6% भेड़ नस्लें ऐसी हैं जो अच्छी ऊन उत्पादक होती हैं। अच्छी ऊन उत्पादक से मतलब जिन ऊन से हम ऊनी कपड़े बना सकते हैं जी। वो हमारे देश के ठंडे इलाकों में जो पहाड़ी है, जहाँ पे जितनी ठंड पड़ती है उतनी ही उनकी अच्छी क्वालिटी की ऊन के कपड़े बनाए जा सकते हैं जी। इसके बाद हम जनरली जो भेड़ की नस्लें जो हमारे मैदानी इलाकों में आती हैं, उन भेड़ों की नस्लों में उतनी अच्छी ऊन नहीं होती, लेकिन उन ऊन से हम नमदे और कारपेट बना सकते हैं जी। और हमारे देश की मगरा और ये चोकला, ये 2-3 भेड़ नस्लें ऐसी हैं जिनसे उम्दा क्वालिटी के कारपेट और नमदे बनाए जा सकते हैं जी। इसके अलावा जो दक्षिण भारत की हम बात करें, वहाँ की भेड़ नस्लों में लगभग ऊन ना के बराबर होती है। यदि मांडिया और दक्षिणी जो महाराष्ट्र के और कर्नाटका के कुछ हिस्से की भेड़ नस्लें हैं, उनको यदि छोड़ दें तो उन भेड़ों से हम ऊन प्राप्त नहीं होती है, वो केवल मांस के लिए पाली जाती है। इस प्रकार से भेड़ पालक या बकरी पालक पहले अपने उद्देश्य को तय करे कि उसको किसके लिए पशु पालने हैं। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि यदि भेड़ पालक या बकरी पालक 50-50 के रेशो में बकरियां और भेड़ पालता है तो ये उसकी आय को ज़्यादा वृद्धि देता है और आगे आने वाला समय भेड़ बकरियों को स्टॉल फीडिंग का होगा, मतलब बाड़े पे ही रख के भेड़ बकरियों का वैज्ञानिक प्रबंधन करके उनसे अधिक आय वो प्राप्त कर सकता है जी। मांस प्राप्त करने की यदि बात आए तो हम ऐसी भेड़ नस्लों को, ऐसी बकरियों को पालें जो नस्लें 2 से 3 बच्चे या 4 बच्चे पैदा करती हैं। बिल्कुल। तो इसमें यदि हम बात करें, यदि हम बकरियों की बात करें तो इसमें ब्लैक बंगाल हमारी है, मालाबारी हमारी ऐसी है जो 2 से ज़्यादा बच्चे देती है और कुछ मात्रा में सिरोही जो राजस्थान की जो बकरी है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत हार्डी है और देश के विभिन्न हिस्सों से उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वह बकरी भी कम से कम 50 से 60% बच्चे 2 से 3 बार 2 बच्चे ज़्यादा देने की क्षमता वो रखती है, उसकी वैज्ञानिक प्रबंधन हम करते हैं। भेड़ों की बात करें तो हमारे देश की 2 भेड़ नस्लें अभी ये जो गैरोल और केंद्रपाड़ा जो बहुत छोटी साइज की बकरी भेड़ें हैं वो 2 से 4 बच्चे पैदा करती हैं। लेकिन हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने उनकी उपलब्धियों ने एक भेड़ का विकसित किया है जिसको अविशान भेड़ बोलते हैं जी। यह 3 भेड़ नस्लों का मिश्रण है और यह भेड़ भी 2 से 4 बच्चे देने में सक्षम है और इस भेड़ में गैरोल और केंद्रपाड़ा के मुकाबले शरीर का साइज ज़्यादा है, दूध की मात्रा ज़्यादा है और इस प्रकार से इसकी ये तीनों भारतीय नस्लों का मिश्रण है तो इसकी जीवितता, जो इसकी क्या बोलते हैं सर्वाइवलिटी, दूसरी भेड़ों के मुकाबले ज़्यादा है। इसके अलावा एक महाराष्ट्र की जो फाल्टन हमारा ग्रुप है उन्होंने नारी स्वर्णा को भी ज़्यादा बच्चे देने के लिए किसानों को समर्पित की है। तो मेरा किसानों से कहना है, भेड़ पालकों से कहना है, बकरी पालकों से कहना है कि जब भी आप
भेड़ बकरी पालन की सोचें तो आपका उद्देश्य बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर बहुत तोमर जी, जरूरी आपने है। बहुत महत्वपूर्ण बात करी है कि जितने भी पशुपालक हैं न केवल भेड़ बकरी पालन से, अगर दुधारू पशुओं से भी जुड़ते हैं तो कौन सी नस्ल का चुनाव करें ये भी जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका उद्देश्य जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आप उस क्षेत्र में कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जब आप उद्देश्य लेकर चलेंगे कि आपको किस उद्देश्य के लिए कार्य करना है तो निश्चित आप किसी भी क्षेत्र में कदम बढ़ाएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। दो महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। भेड़ बकरी पालन को लेकर तमाम संभावनाएं हैं, तमाम तरह की बातें हैं, साथ ही दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें, इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों विषय से जुड़े आपके मन में कोई भी संशय है या कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। लगातार व्हाट्सअप नंबर, टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आपके सवालों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और आपके सवालों के जवाब हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद गेस्ट हैं वो देते हैं। डॉक्टर संजीत शर्मा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, हम बात करें अगर दुधारू पशुओं के पोषण प्रबंधन की, आवास प्रबंधन की, कुछ बातें आपने बताई। अब अगर हम मौसम की बात करें, हमने अभी तक वर्षा ऋतु में थे, अब धीरे धीरे हम शीतकालीन ऋतु की तरफ जा रहे हैं और देखा जाए तो ये महीना बहुत अहम है क्योंकि इस महीने के बाद ही कहीं ना कहीं शीतकालीन ऋतु की शुरू हो जाती है। ऐसे समय में किन बातों का ध्यान रखें और अभी से पशुपालक भाई किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन तैयारियों की शुरुआत कर दें कि आगे चलकर उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े? जी बिल्कुल। मुख्य रूप से जो रेनी सीज़न है, मानसून का जो समय होता है, बारिश का समय जो है, इसमें ज़्यादातर जो, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा एकत्रित हो जाता है, मच्छर और ये इस तरह के कीटाणु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इवन जो पशुओं में कलीली जो हम बोलते हैं, टिक्स और माइट्स जो है, ये इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो टिक्स की मात्रा बढ़ने से टिक बॉर्न डिजीजेस बढ़ जाती हैं, यानी कि टिक्स से फैलने वाले रोग। अब टिक्स से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं अगर हम बात करें तो 5 रोग इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है बेबिशियोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, पशुओं में छोटे से मैं लक्षण बताऊंगा कि जिसकी वजह से पशुपालक अगर ध्यान देगा तो उस पशु में कोई भी हानि होने से वो बचा सकता है। बेबिशियोसिस में क्या होता है कि होता ये वही कलीली से ही है। इसमें क्या होगा, पशु जो है पेशाब में खून आने लग जाएगा, उसका टेम्परेचर 103, 104 रहेगा और कमज़ोर होता जाएगा। खून अगर ज़्यादा निकलता जाएगा, ब्लीडिंग उसकी निकलती रहेगी तो पशु की जो है अगर सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो उसकी मौत हो सकती है। दूसरा रोग जो होता है कलीली से फैलने वाला, वो है गायों में, खास तौर पे भैंसों में भी देखा गया है, थिलेरियोसिस। थिलेरियोसिस में क्या है, जो खास तौर पे जो क्रॉस ब्रेड एनिमल्स हैं, यानी कि जैसे होल्स्टाइन फ्रीजियन है या जर्सी गाय हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है इनमें संक्रमित होते हैं। और इसमें क्या होगा, 106, 107, 108 डिग्री बुखार होगा। पशु के अगर हम जांच करते हैं तो जो सही पशु चिकित्सक है वह जांच करके देख के बता सकता है कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा टेम्परेचर रहेगा ज़्यादा, अगर दिन इसको हो जाएंगे फीवर और इलाज नहीं होगा तो पशु जो है बिल्कुल रिकम्बेंट हो जाएगा, बैठ जाएगा और वो खड़ा भी नहीं हो पाता है। और सही समय पे अगर इसका इलाज किया जाए, ये बीमारियां ऐसी हैं, बेबिशियोसिस, थिलेरियोसिस, जिनका इलाज उपलब्ध है और सही समय पे अगर उपलब्ध किया जाए
तो पशु के हानि होने से बचा जा सकता है। तीसरी बीमारी जैसे ट्रिपनोसोमिसिस जी बोलते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, मैं आऊंगा और तीसरी बीमारी के बारे में जानूंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से, उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल सर ये था कि पशुओं में बार बार निमोनिया होने का क्या कारण रहता है जी। और दूसरा सवाल सर ये था कि कई बार देखा जाता है किसान भाइयों की एक शिकायत रहती है कि भैंसें या पशु, कोई भी पशु खरीदने जाते हैं और 10 लीटर की भैंस या गाय खरीद के लाते हैं, पर अपने यहाँ जब लाते हैं तो उतना दूध नहीं निकलता है, जबकि वहाँ ऐसा होता है। तो सर ये वातावरण का कारण रहता है या फिर खान पान में कमी रह जाती है, इस कारण से उतना दूध नहीं निकल पाता है? जी विपिन जी, आपके सवाल को शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे पशुपालक भाई ने पूछा है, और इनका पहला सवाल तो आपने सुना कि निमोनिया की समस्या आ जाती है, उसका समाधान क्या है। दूसरा, जब वे भैंस खरीद के लाते हैं तो उस टाइम बता जाता है कि जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन घर लाने के बाद उत्पादन क्षमता में कमी देखने को मिलती है। जी, पहला सवाल इनका जैसे था कि निमोनिया की समस्या, निमोनिया जैसे इम्यूनिटी डाउन होती है और इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। बेसिक चीज़ है, जैसे कोविड के समय में हुआ था, जैसे जैसे जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन थी वो इन्फेक्ट हो रहा था, और जो हेल्दी लोग थे उनको इन्फेक्शन के चांसेस कम थे। उसी प्रकार पशुपालक अगर पशु प्रबंधन सही करता है, खान पान उसका सही है, साफ सफाई अच्छे से रखता है, तो निमोनिया के चांसेस कम होते हैं। अगर निमोनिया ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज संभव नहीं है, अगर सही समय पे उसका इलाज किया जाए, एंटीबायोटिक्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं और एंटी एलर्जिक, इन चीज़ों को, इन दवाइयों को दे करके उसको ठीक किया जा सकता है। जो दूसरा सवाल है उनका कि जैसे पशुपालक कोई पशु खरीदने जाता है, खास तौर पे जो पशु मेले होते हैं, उसमें ये देखा गया है कि जो भी बेचने वाला जो होता है वो 3 बार 2 बार का दूध जो है उसको रोक के लाते हैं, और 3 बार 2 बार का दूध रोकने से वो जैसे ही पशुपालक जैसे वहाँ पे जाके उसको चेक करेगा तो उसको सपोज 10 लीटर मिल रहा है, जब तक वो घर लाएगा तो एक्चुअल कैपेसिटी उसकी 6 लीटर ही थी, 7 लीटर ही थी, तो वो 2 बार का 3 बार का दूध होने की वजह से वो एक्स्ट्रा वहाँ पे मिलता है। तो मेरा ये सुझाव ये है कि जब भी कोई पशुपालक भाई कोई नया पशु खरीदना चाहता है तो कम से कम 3 बार का मिल्किंग वो करके लेके आए, सुबह दोपहर, सुबह शाम और अगले दिन फिर सुबह। 3 टाइम की मिल्किंग से आपको एवरेज निकल के आएगी कि ये पशु कितना देता है। दूसरी चीज़, कुछ लोग एक्स्ट्रा कैल्शियम, कुछ लोग चीनी या कुछ ऐसी चीज़ें खिला देते हैं जिससे कि वो ऑर्डर जो है डेवलप होके वो उस समय देने योग्य हो जाता है। तो इस चीज़ का अगर आप 3 बार की मिल्किंग करके लेके आएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी डॉक्टर शर्मा जी, ऐसी स्थिति में क्या कोई ऐसा तरीका है कि समझ पाएं या जान पाएं पशुपालक भाई कि पशु को 3 बार रोक के लाया गया है या अभी ये ज़्यादा दे रही है, घर ले जाने के बाद कम उत्पादन मिलेगा, ऐसा कुछ इसका समाधान है? कुछ पहचानने के तरीके हैं? पहचानने के तरीके एक्चुअली पशुपालक के लिए थोड़ी मुश्किल होते हैं क्योंकि पशु चिकित्सक को तो उसको पता है ऑर्डर की डेवलपमेंट क्या है, उसमें मिल्क वेन होती है, जी मिल्क की उसकी एनिमल की कैपेसिटी होती है। जैसे कोई मुर्रा बफेलो है, मुर्रा बफेलो जो है ब्लैक, जेट ब्लैक होनी चाहिए, उसके सींग एकदम मुड़मा होते हैं, उसकी जो पूंछ में जो उसका जो सफ़ेद झुग्गा होता है नीचे, और कोई वाइट स्पॉट नहीं होना चाहिए जी। पतली अगर उसकी स्किन होगी तो वो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन देगी। ऑर्डर का डेवलपमेंट उसका कैसा है, थनों का साइज उसका कैसा है, इन सारी चीज़ों को देख के आप आइडिया तो ले सकते हैं, लेकिन दूध रुका है कि नहीं वो तो 3 बार मिल्किंग के बाद ही मालूम चलता है जी। और साथ ही क्या ये सारी बातें प्रजातियों पर भी निर्भर करती है? प्रजाति पे भी बिल्कुल निर्भर करती है। जो भी देसी गाय है और होल्स्टाइन फ्रीजियन है, दोनों में मिल्क प्रोडक्शन में डिफरेंस होगा। जो देसी गाय है वो उतना दूध नहीं देती है, होल्स्टाइन फ्रीजियन का आपको मिलेगा 20 लीटर वाली भी मिल जाएगी, 25 लीटर वाली भी मिल जाएगी जी। आपको जो गिर नस्ल की और ये मिलेंगी 10 लीटर और 15 लीटर की मिलेंगी, तो उस नस्ल पे भी डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है जी। डॉक्टर तोमर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर तोमर जी, यही चीज़ अगर हम बात करें आपसे, डॉक्टर शर्मा जी ने कई बार जिक्र किया कि हम अपने जो पशु हैं उसके आवास, साफ सफाई का ध्यान बहुत सही तरीके से रखेंगे तो आपको उत्पादन में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी और बीमारियों से आपका पशुधन बचा रहेगा। लेकिन जब बात हम करें भेड़ की या बकरी की, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप ये देख पाते हैं कि अमूमन जो पशुपालक हमारे भाई हैं वो बड़े पशुओं की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, नहलाना धुलाना, आवास प्रबंधन भी बेहतर कर लेते हैं, लेकिन जब बात बकरी पालन और भेड़ पालन की आती है तो शायद वो लापरवाही बरतते हैं? दूसरा, जैसे मौसम बदलने की बात मैंने कही, तो अब जैसे सर्दियों की मौसम आ रहा है, सर्दियों के मौसम में, तो इनमें इस मौसम में भेड़ पालन और बकरी पालन के जो पशुपालक हैं वो किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, आपकी जो बात आपने कही बिल्कुल सही कही। यदि मैं बात करूं 4 पालतू पशुओं की जी,
सबसे पहले गाय या भैंस का नाम आएगा, बिल्कुल। उसके बाद कहीं पे भेड़ का आएगा, कहीं पे बकरी का आएगा जी। तो निश्चित ही किसान की प्रायोरिटीज में भेड़ बकरी सबसे बाद में आती है जी। और क्षेत्रवार कई बार भेड़ें पीछे हो जाती हैं, कई बार बकरी पीछे हो जाती हैं। निश्चित ही हम लोगों को, किसानों को एजुकेट करने की जरूरत है कि यदि हम पशुओं से उचित उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमें बड़े पशुओं की भांति ही इन छोटे पशुओं पर भी ध्यान देना होगा, ताकि हम उचित प्रबंधन से उचित उत्पादन ले सके और उनसे अधिक आय प्राप्त कर सके। क्योंकि जितना खिलाओगे, जो खिलाओगे वैसा ही आप पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बड़े पशुओं की भी, निश्चित ही जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो अपने पशुओं की आवास व्यवस्था और आहार व्यवस्था का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन भेड़ बकरियों में थोड़ा सा अभी इस चीज़ को हमें पशुपालकों को, भेड़ पालकों को समझाना है कि प्रतिकूल मौसम से यदि हम पशुओं को बचा के रखेंगे तो निश्चित ही वो पशु स्वस्थ होगा। बिल्कुल। स्वस्थ पशु अच्छी तरह से खा पाएगा और खाए पिए को अपने शरीर में उत्पादन के रूप में आपको उपलब्ध कराएगा। तो हमें उचित प्रकार के आवास व्यवस्था, उनके शरीर की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण व्यवस्था वैज्ञानिक तरीके से हमें करने की जरूरत है जी। यदि हम बात करें, अभी भेड़ बकरियों को खुले तौर से खुले बाड़े में पाला जाता है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर हम किसानों को, भेड़ पालकों को समझाते हैं कि आधा खुला और आधा से ज़्यादा ओपन कोरल उसका होना चाहिए, जिसमें पशुओं को पर्याप्त स्थान उठने बैठने के लिए मिले, उनको घूमने फिरने के मिले, वो अपनी मर्जी से बाड़े के हर कोने में जा सके। आवास जमीन से थोड़ा ऊपर हो, जिसमें बारिश का पानी या और अन्य पानी उसमें एकत्रित ना हो। प्रयास हमारा ये रहना चाहिए हर वक्त बाड़ा हमारा सूखा रहे। साल में भेड़ बकरियों के बाड़ों से आप 2 बार मिट्टी को बदल दें। और ये जो भेड़ बकरियों के जो बाड़े की जो मिट्टी होती है, ये पूर्ण रूप से खाद का, बहुत अच्छे खाद का काम करती है। तो मेरा भेड़ पालकों से, बकरी पालकों से ये कहना है, आग्रह है कि इस मिट्टी को, इस बहु उपयोगी मिट्टी को आप अपने खेत में ले जाएं और खेत की दूसरी साफ सुथरी मिट्टी को आप बाड़े में लाएं जी, ताकि बकरियों को या भेड़ों को अच्छा आवास मिल सके, गुदगुदा आवास मिल सके। क्योंकि मिट्टी में कीटाणु, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि मिट्टी में या फ्लोरिंग में उसकी ये जो बीमारी फैलाने वाले जो कीलनी वगैरह हैं, जो दूसरे कीटाणु हैं, वो उसमें पनपते हैं। तो ऐसा स्थान उनको ना दें जी। तो इस प्रकार से उचित आहार और आवास व्यवस्था में हम लोगों को, किसान लोगों को बताते हैं जी कि लगभग 2.5 फुट की दीवार जी आवास में होनी चाहिए, जिससे कि भेड़ बकरियों को सीधी ठंडी और गर्म हवा से बचाया जा सके। बिल्कुल। उसके बाद 4 से 6 फीट की फेंसिंग वेंटिलेशन के लिए हो, और उसके बाद ए टाइप की छत हो। ए टाइप की छत होने से वो दोनों तरफ की सुबह और शाम की जो सूरज की गर्मी है उसको प्राप्त करती है। बिल्कुल। रही बात सर्दी की, तो निश्चित ही हमारी जो भेड़ बकरियां हैं ये दूसरों की सर्दियां दूर करती हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ज़्यादा ठंड में अपने पशुओं को प्रतिकूल मौसम से बचा के रखना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और उनका अच्छा उत्पादन हो जी। तो बहुत सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। भेड़ बकरियों के लिए या किसी भी पशु के लिए 24 घंटे स्वच्छ और मौसम के हिसाब से पानी की आवश्यकता हो जी। डॉक्टर तोमर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर लौटूंगा आपके पास। देवेंद्र है मध्य प्रदेश से। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं देवेंद्र रघुवंशी बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से, जिला अशोकनगर जी। गाय है अपनी बुढ़न, उसके खून आता है थन में, कुछ दिन जब थन में आने लगते 2-4 दिन वहाँ में आने लगता है, इलाज करवा लिया तो फायदा ही नहीं पड़ा जी। देवेंद्र जी, आपके सवाल को हमने समझ लिया और आपके सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन माफ़ी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे कार्यक्रम के साथ, आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन यहाँ एक वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक,
मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले हमारे दर्शक थे देवेंद्र मध्य प्रदेश से। उनका सवाल था डॉक्टर संजय शर्मा जी की उनकी गाय है, उनकी गाय के थन में कोई समस्या, जितना मैं समझ पाया। आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल। देवेंद्र जी की जो गाय की समस्या है ये काफ़ी कॉमन है और रूटीन ओपीडी में ये देखने को मिलती है। डेली ही इस तरह के केसेस मिल जाते हैं। पशु के थन में खून आने लग जाता है। उसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण तो हम ये करें कि जैसे कोई भी साथ में 2-3 पशु बंधे हुए हैं तो दूसरे पशु का उसका पैर उसके ऊपर आ गया, या कोई किसी भी प्रकार से दबाव हो गया उस थन के ऊपर, या उसके अडर के मतलब जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर किसी तरह से भी कोई चोट लग गई है, या किसी ने मार दिया, कोई लाठी लग गई है, तो उस चोट की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो खून जो है थन में से आने लग जाता है। दूसरे जो कारण होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, माइकोप्लाज्मा में भी आता है, इसमें कि जो है इसके साथ साथ पस और पानी दोनों मिक्स होके आता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी अफेक्टेड अडर है, अफेक्टेड जिस पार्ट ऑफ में हो रहा है ये, जिस थन के ऊपर का जो अडर है, उसमें आपको हल्दी और एलोवेरा का एक लेप करना है। ये एक नॉर्मल घरेलू उपाय है जो अगर आप रेगुलर करते हैं तो उसको पशु को वहाँ पे काफ़ी आराम मिलेगा और हीलिंग मिलेगी। जो चोट हो रखी है उसमें भी उसको आराम मिलेगा। जी। दूसरी चीज़ ये है कि इन्फ्लेमेशन होगा, क्योंकि जब भी कोई चोट लगेगी तो इन्फ्लेमेशन नेक्स्ट स्टेज होती है। इन्फ्लेमेशन के बाद इन्फेक्शन आता है जिसके अंदर कोई भी कीटाणु जो है वो प्रवेश करके और वो दूध को बिगाड़ देते हैं। तो इस चीज़ के मैनेजमेंट के लिए अगर ज़्यादा गर्म हो रखा है तो उसको आप बर्फ़ से सेक भी कर सकते हैं। जी। दूसरा, एंटीबायोटिक्स का सिलेक्शन किया जाएगा उसकी कंडीशन को देख करके। एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये दोनों दवाइयाँ दी जाएंगी उसको देख करके। और साथ में आजकल काफ़ी ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि थन में से जो खून आ रहा है उस चीज़ को स्टिप्टिक बोला जाता है हमें, थन को रोकने की। टैबलेट्स भी आती हैं और बोलस भी आते हैं। वो आप जो है मार्केट से लेके आ सकते हैं और नज़दीकी पशु चिकित्सक से अगर आप संपर्क करें तो वो उसका सही एंटीबायोटिक कौन सा लगना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कौन सा लगना है, वो आपको बता देंगे और इस तरह से फिर वो उसका उपाय हो सकता है। अगर इसका सही इलाज नहीं किया गया तो वो थन जो है बिल्कुल मर जाएगा और उसमें से आगे आने की कोई उम्मीद नहीं होती है। जी। इसलिए उपचार करना अति आवश्यक है। जी। तो देवेंद्र जी, डॉक्टर शर्मा जी ने आपको जो उपाय बताया है उस उपायों पर अमल कीजिए और उम्मीद करेंगे कि आपका जो पशु है वो स्वस्थ हो और आप उससे उत्पादन लेते रहें। डॉक्टर तोमर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर तोमर जी एक दर्शक है हमारे महाराष्ट्र से, उन्होंने व्हाट्सअप के जरिए अपना सवाल पूछा है। चंदू है नंदसौर महाराष्ट्र से। उनका सवाल है कि मेरी बकरी दूध का उत्पादन कम दे रही है, उसके नियंत्रण के लिए क्या करें? देखिए, जैसा हमने पहले चर्चा में कहा था कि ये नस्ल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो दूध वाली बकरी है या मांस वाली बकरी है। जहाँ तक मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में ज़्यादा दूध देने वाली बकरी नहीं है। इसके अलावा यदि दूध बढ़ाना है तो उसका उचित इसका पोषण प्रबंधन करना होगा। पशुओं को शरीर की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग बकरी को 3 से 4 किलो चारा दाना देना होगा और जिसमें 30% दाना हम लोग बकरी को दे सकते हैं। ये लगभग 300 से 400 ग्राम उसकी उपयोगिता के आधार पे अच्छा घर पे बना हुआ संतुलित दाना, संतुलित दाने से मतलब जो उसके शरीर में जो कमियां हैं उसको वो पूरी कर सके। साथ ही इसमें मिनरल मिक्सचर, क्योंकि जो चारा दाना वो हम खिला रहे हैं उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में मिट्टी की जांच करा के, क्योंकि सबसे पहले मिट्टी की जांच कराना जरूरी है जहाँ से हमारा सब कुछ चारा और दाना आता है। जो कमी मिट्टी में होगी वही कमी हमारे चारे में होगी। उसी चारे को खा के पशु दूध देगा तो ये कमियां निरंतर पहुंचती रहती हैं, मनुष्य तक ऐसी कमी आ जाती है। तो हम सबसे पहले मिट्टी की जांच कराएं, जिस मिट्टी में जिस तत्व की जरूरत है उसको उसमें डालें। यदि ऐसा भी नहीं कर पाते तो पशुओं में जो ब्लड है उसकी जांच कराएं और उसके ब्लड में या उसके उत्पाद में जो कमियां हैं वो मिनरल मिक्सर से आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। बकरी को आप डेली 30 से 40 ग्राम नमक भी दें, गुड़ भी दें। कुल मिला के जितना अच्छा उसका
दाना या चारा व्यवस्था होगी, उसका उत्पादन बढ़ने की पूरी संभावनाएं होगी। यदि उसके अंदर दूध देने की क्षमता है तो दूध देने की क्षमता, जीन जो उसके क्रोमोसोम पे ऊपर जो गुण होते हैं, जीन होते हैं, ये उसके ऊपर नस्ल के अनुसार उसके अंदर क्षमता डेवलप होती है। तो पहले हमें देखना होगा कि इनकी बकरी कौन सी नस्ल की है, उसके अंदर कितनी क्षमता है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे दुधारू पशुओं की पहचान, इसी प्रकार की पहचान भेड़ बकरियों में भी होती है। बिल्कुल। कि जितनी दुधारू पशु होगा वो त्रिकोणीय आकार का होगा। पीछे से जो पीछे का जो पोर्शन होता है वो जितना बड़ा होगा, वहां पर अडर स्ट्रक्चर अच्छी होगी और उसमें जो मिल्क वेन होगी वो बहुत विकसित होगी। तो ऐसे पशुओं में निश्चित ही दूध देने की क्षमता अधिक होगी। तो मेरे हिसाब से अब किसान भाई को समझ में आ गया होगा कि वो कौन सी नस्ल रखें और उसका प्रबंधन कैसे करें। बिल्कुल। इसी के साथ एक दर्शक हैं अंकुर सहाय, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश है। डॉक्टर शर्मा जी, उनका सवाल है, व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने सवाल पूछा है, दुधारू पशुओं में हेपेटाइटिस रोग होने का मुख्य कारण क्या है और उसका उपचार बताइए। हेपेटाइटिस रोग जो है मुख्य रूप से जैसे ये लिवर की कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर को अफेक्ट होने के सबसे मेन चीज़ है उसका खान पान। आजकल जो जितने भी डेयरीज में हमने देखा गया है, जो कमर्शियल डेयरी फार्म है, वो ये चाहते हैं कि हम उसके चारे पे, प्रबंधन पे खर्चा कम से कम करें और प्रोडक्शन जो है अधिक से अधिक लें। और उसके एवज में क्या कर रहे हैं, कई डेयरीज में हमने देखा गया है कि जो इवन जो होटल के वेस्ट है, खाना जो बच जाता है, चाहे उसमें एकदम खराब अवस्था की ब्रेड है, खराब अवस्था की रोटी है जिसमें फंगस लगा हुआ है, एकदम खराब स्थिति में है, उस तरह का खाने पीने से जो है उसका डाइजेशन जो है खराब होता है और लिवर पे वो इफेक्ट डालता है। पशुपालक का ये ध्यान होता है कि मुझे प्रोडक्शन लेना है जी। कुछ चीज़ें आजकल एक फैक्ट्री का वेस्ट भी आ गया है खिलाने का, जो कि बिल्कुल भी खिलाने योग्य नहीं है, लेकिन वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो कुछ पशुपालक उसको भी उसका सेवन करते हैं। बिल्कुल। वो चीज़ दो काम तो करता है कि हल्का सा दूध प्रोडक्शन बढ़ा देता है और पशु की जो हेल्थ जो है थोड़ी बेटर हो जाती है देखने में, केवल देखने में। लेकिन इससे नुकसान ये होता है उसकी ब्रीडिंग खत्म हो जाती है। पशु जो है हीट में नहीं आएगा प्रॉपर, हीट में आता है तो वो कभी भी ज्ञापन नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों से हेपेटाइटिस और ये समस्या आती है। खान पान अगर सही होगा तो वो सही किया जाएगा। रही बात इसको अगर किसी पशु के हेपेटाइटिस या ऐसी कोई बीमारी है तो उसके लिए लिवर टॉनिक्स आते हैं, काफ़ी मात्रा में काफ़ी कंपनियों के उपलब्ध हैं, हर्बल भी हैं और उस तरह के भी हैं जिसके लिवर टॉनिक्स का सुबह शाम, लेकिन लिवर टॉनिक जब भी देना है किसी भी पशुपालक को कम से कम 1 माह के लिए देना पड़ेगा। अगर सोचें कि हम 2 दिन में 5 दिन में उसका लिवर हम दुरुस्त कर देंगे तो ये संभव नहीं है। उसको लंबे समय तक जो है लिवर टॉनिक देना पड़ेगा जी। तो आप इस तरीके से समस्या का समाधान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दर्शक हैं नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए नंदस्वरूप जी। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ जी कि दुधारू पशु से दूध लेने के पहले, दूध लगाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। दूसरी चीज जो हमारा टीचर होता है, बछड़ा या बछड़ी जो होती है, तो उसको कितना दूध देना चाहिए। और हम बकरी में ये जानना चाहिए, बकरी को जो हमारा आवाज बनता है उनको बांध करके रखना चाहिए कि कुछ छाया बनाए, कुछ खुले में इनको रखें जिससे उनको गर्मी लगे तो बाहर बैठे और जब उनको ठंड लगे तो अंदर चली जाए। और उनके खान पान के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग किसान है तो किसान जैसे 5 बीघे खेती है तो अपने में चारा पानी उनका दाना हम पैदा कर सकते हैं। तो ऐसी दशा में 5 बीघे खेती में कितने यूनिट की बकरी हमें पालनी चाहिए। जी नंदस्वरूप जी, आपने बहुत सारे सवाल एक ही सवाल में पूछ लिए। आपके सवाल को शामिल करते हैं, डॉक्टर शर्मा जी का रुख करते हैं सबसे पहले, उसके बाद डॉक्टर तोमर जी का रुख करेंगे। डॉक्टर शर्मा जी, मुख्य रूप से दूध दोहने के लिए पहला तो क्या करना होता है कि पशु के थनों को डेली धोना बहुत जरूरी है। दोनों समय में या तो पोटाश जो नॉर्मल 10 रुपए का एक पुड़िया मिलती है, हल्का सा पोटाश पानी में डाल के उसको थन से वॉश कर सकते हैं। बीटाडीन है तो बीटाडीन से भी वॉश किया जा सकता है। क्लीनिंग बहुत जरूरी है। सही समय पे अगर दोनों टाइम पे क्लीनिंग होगी तो पशु के जो है मैस्टाइटिस की संभावना कम होगी। दूसरी चीज, धोने के बाद जब भी मिल्किंग की जाती है तो नकलिंग वाला जो तरीका है, जैसे पुराना समय होता था अंगूठे से दबा करके पशु के थन को जो है धोआ जाता था, वो गलत तरीका है। उससे उसकी जो टीट कैनाल है, जो रास्ता है दूध का, उस पे नुकसान पहुंचता है और बीमारी की भी संभावना बढ़ जाती है।
सही समय पे मिल्किंग करनी है, दोनों टाइम पे। बच्चे को छोड़ देना है, उसके बाद उसको पीने देना है। रही बात बच्चे को कितना दूध पीना है, उसका एक एवरेज निकाला जाता है। सपोज करें बच्चे का अगर वजन 30 किलो है, तो 30 किलो का 10% यानी कि 3 किलो। तो 3 किलो यानी क्या हो, सुबह 1.5 किलो और शाम को 1.5 किलो। इसी प्रकार अगर उस बच्चे का वजन, बच्चिया का वजन 20 किलो है, तो उसका 2 किलो दूध उसको पिलाना है दिन में, 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम को। ये तो उसकी क्वांटिटी होगी। दोनों टाइम पे मिल्किंग के बाद साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो छिद्र जो होता है, थन का जो छिद्र है वो देर तक खुला रहता है। और कोशिश करें पशुपालक जो है, पशु को उसके बाद बांट वगैरह कुछ इस तरह से खिलाएं, ताकि पशु खड़ा रहे और वो दूध आराम से निकाला जा सके। और वो छिद्र जो है बंद होने का उसको समय दिया जाना चाहिए। दूसरा सवाल डॉक्टर तोमर जी करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर तोमर जी, इनका दूसरा सवाल था कि बकरियों के आवास प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए। हालांकि इस सवाल का आपने जवाब दिया, लेकिन आपको दोहराना पड़ेगा। और साथ ही खान पान की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, उन्होंने एक बात पूछी कि बकरी को क्या हम चरा के पाल सकते हैं, स्टॉल फीड में पाल सकते हैं। मैंने चर्चा में पहले ही बताया कि भेड़ बकरियों को ज़्यादातर परंपरागत तरीके से अभी 6 से 7 घंटे की चराई में पाला जाता है, क्योंकि चराने से उसको सस्ती आहार व्यवस्था हो जाती है। और पशुपालन में सबसे ज़्यादा जो लागत आती है वो आहार व्यवस्था में आती है। तो जितनी अच्छा सस्ता हम आहार उपलब्ध करा देंगे, उतनी ही लागत हमारी कम हो जाती है। अब क्योंकि चराने की ना तो जगह रही और ना उस तरह के चरवाहे रहे कि जो 6 से 7 घंटे फील्ड में जाके उसकी 15 से 20 किलोमीटर चरा सकें, क्योंकि हर जगह फेंसिंग हो गई है, खेती होने लगी है। तो अब ऐसे पशुओं को, भेड़ बकरियों को चराकर थोड़ा सा पालना मुश्किल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि थोड़ी बहुत भी जगह है तो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे उनको चराई के लिए भेज दें, क्योंकि भेड़ बकरियों का स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा चरने की आदत है। नहीं तो बहुत से पशुपालक अपनी छत के ऊपर भी फेंसिंग करके आराम से 20 से 25 स्पेस के हिसाब से वो भेड़ बकरियां पाल के छत पे स्टॉल फीडिंग में ही पालते हैं। और इन्होंने एक और कहा था कि भाई मौसम के हिसाब से उसकी आवास व्यवस्था निश्चित ही हम लोगों को प्रतिकूल मौसम, चाहे बारिश हो, चाहे तेज धूप हो, लू चल रही हो या ठंड पड़ रही हो, इन प्रतिकूल मौसम से हम पशुओं को बचा के रखेंगे तो ही उनसे अच्छा स्वास्थ्य और उत्पादन होगा। क्योंकि यदि पशु के मन में डर बैठ गया कि भाई बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है या आंधी चल रही है या लू चल रही है, आज क्या होगा, तो वो मन उनको उत्पादन में कहीं ना कहीं निगेटिविटी लाएगा और उत्पादन गिरेगा। तो मैं आपको अपनी चर्चा में बता रहा था, जितना कंफर्ट हम अपने आप के लिए सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा कंफर्ट हम पशु के लिए सोचेंगे तो निश्चित ही हमें पशु से अच्छा उत्पादन मिलेगा और उनसे हमें अच्छी आमदनी मिलेगी। अब हमें पशुपालन को व्यावसायिक पशुपालन के रूप में अपनाना होगा। हमें एक एक पशु से एक एक दिन उत्पादन लेना होगा, और जो खाली डेज, जो ड्राई डेज होते हैं, इनको हमें, अनप्रोडक्टिव डेज जो हैं, इनको हमें कम करना होगा। हमें एक एक दिन पशुओं के खान पान पे और उनसे होने वाले उत्पादन पे ध्यान देना होगा। जी डॉक्टर तोमर जी, मैं आपको रुकना चाहूंगा कि समय की मांग यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए है, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप बने रहें इस कार्यक्रम के साथ। आपके कोई भी सवाल हैं तो लगातार टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबरों का इस्तेमाल कीजिए, इन सेवाओं का इस्तेमाल कीजिए और अपने कोई भी संशय सवाल है पूछ डालिए। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंद्रसेन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। इंद्रसेन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी इंद्रसेन जी, अपना सवाल पूछिए। मैं इंद्र सिंह जादौन, ग्राम मताना कला, जिला। जी अपना सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है कि कुछ लोगों की आदत रहती है कच्चा दूध गाय का पीते हैं, भैंस का पीते हैं, और ऐसा भी सुनने में आया कि जो रेबीज वाले जानवर रहते हैं वो उनको काट लेते हैं, तो कुछ को रेबीज भी हुआ तो दूध को किस तरीके से बॉइल करके और किस तरीके से उपयोग में लेना चाहिए? जी डॉक्टर अरुण कुमार तोमर जो करते हैं ना अपन। जी डॉक्टर तोमर जी और डॉक्टर शर्मा जी, मेरे ख्याल से सवाल दोनों के लिए वाजिब होगा। जी जी मुख्य रूप से जैसे अगर लार्ज एनिमल की हम बात करें, गाय और भैंस की, तो कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आजकल गाय भैंसों में ब्रुसेलोसिस की समस्या है, और ब्रुसेलोसिस का एनिमल जनरली टेस्टिंग तो हो नहीं पाती है कि इसमें है कि नहीं, और कच्चे दूध से ब्रुसेलोसिस फैल सकता है। दूसरी बात, अगर रेबीज का कोई भी बाइट अगर किसी भी एनिमल को हुई है, पशुपालक को ये ध्यान रखना चाहिए उसको 5 टीके लगवाने हैं, 0, 3, 7, 14 और 28 इन तारीखों पे टीके लगने आवश्यक हैं। और अगर किसी ने बाइट किया है, आप दूध को गर्म करके पी सकते हैं, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर तोमर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कि क्योंकि बकरी का दूध या भेड़ का दूध को इस्तेमाल करता है तो किस प्रकार से करें? डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बीमारियां पशुओं से उनके उत्पाद द्वारा मनुष्य में पहुंचती हैं। तो जो बीमार पशु है उसका कोई भी उत्पाद हम उपयोग ना करें। जहाँ तक दूध की बात है, और दूध तो बहुत जल्दी इन चीज़ों को ग्रहण करता है, दूध को पास्चराइज करके ही आप उपयोग करें, तो यही रिकमेंडेड है और ऐसा ही हमें करना चाहिए। क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने बताया वो परफेक्टली बताया कि बीमारियों का विस्तारण, जो प्रसार है, ये उनके उत्पाद पर ही निर्भर करता है। रोगी पशुओं से रोग ट्रांसमिट होते हैं, तो इससे बेटर है कि रोगी पशुओं का कोई भी उत्पाद आप ना लें। और वैसे भी यदि कोई दूध पीना है तो कच्चा दूध कभी भी रिकमेंड नहीं है, उसको पास्चराइज करके ही आप प्रयोग में लें। जी डॉक्टर तोमर जी, डॉक्टर शर्मा जी, आप दोनों से मैं अंत में एक सवाल पूछना चाहूँगा। इस पूरे चर्चा के दौरान हमने आहार को बहुत मुख्य रूप से देखा है, और आहार बहुत मुख्य है, पशुपालन हो चाहे वो आम इंसान का जीवन हो, क्योंकि हम कहते भी हैं कि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री की ये बहुत ज़ोर से पहल रही है कि मोटे अनाज का हम उत्पादन बढ़ाएं और हम आम जीवन में मोटे अनाज को भी इस्तेमाल करें। अगर पशुपालन के नज़रिए से देखा जाए, मोटे अनाज को किस तरीके से पशुपालक भाई इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या उत्पाद बना के अपने पशुपालकों को खिला सकते हैं? जी डॉक्टर शर्मा जी। मोटे अनाज में क्या होता है कि जैसे अपना कॉर्न हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, बाजरा है, ज्वार है, जितने भी ये अनाज हैं, इनसे साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आटा भी जैसे पशुपालक खिलाता है, तो मैं कहता हूं कि इनका आटा उपयोग किया जाए। अगर जैसे आपने गेहूं का आटा पशु को दे रहा है ऊपर से डालने के लिए, दूध निकालने के समय पे देखा है पशुपालक ऊपर से डालते हैं, अगर ये वाला करेगा तो कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं होगा, और अपने खुद का स्वास्थ्य भी इंप्रूव करेगा, पशु का स्वास्थ्य भी इंप्रूव करेगा, प्रोडक्शन भी इंप्रूव करेगा। जी डॉक्टर तोमर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? देखिए, पशुपालन व्यवसाय में सबसे ज़्यादा लागत आहार व्यवस्था की ही आती है, आहार के ऊपर ही आती है। बिल्कुल, लगभग 70 से 80% जो हमारा खर्चा है वो आहार पे है। तो मेरा भेड़ पालकों, बकरी पालकों और अन्य पशुपालकों से भी आग्रह रहेगा कि वो अपनी जलवायु में पनपने वाली हर चीज पशुओं को उपलब्ध कराएं, उनको उनके आहार में शामिल करें। निश्चित ही हमारे जो मोटे अनाज हैं वो देश के हर हिस्सों में पैदा होते हैं, और मोटे अनाज अपने आप में बहुत सी जो सुपर फूड है इसकी श्रेणी में आते हैं। और क्योंकि जिस जलवायु में वो पैदा हो रहे हैं वहाँ पर उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होती है, और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसका आहार में यदि हम शामिल कर दें तो पशुओं की आहार लागत पे भी कम खर्चा होता है। निश्चित ही हम कई तरह के अनाज को मिला के पशुओं का आहार बनाएं, जिससे कि हर पशु के अनाज की या पशु आहार में मिलाए जाने वाले पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को मिलेंगे, पशुओं को मिलेंगे। और जो आपने कहा, जैसा खाया मन वैसा ही उसका वैसा ही होगा उसका मन, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आहार का पशुओं के उत्पादन पर, उसके लागत पर
बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसका पशुपालकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर तोमर जी, मैं आपसे अंत में एक और सवाल जानना चाहता हूँ। डॉक्टर शर्मा जी, सवाल आपके लिए भी, बहुत कम शब्दों में आप दोनों इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे पशुपालक हैं वो बहुत मेहनत से अपने पशुधन की व्यवस्था करते हैं, सेवाएं करते हैं और उत्पादन लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है असमय किसी भी पशुधन की मृत्यु हो जाती है किसी कारण, किसी बीमारी की वजह से या किसी दुर्घटना में। ऐसे में क्या कोई राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, चाहे भेड़ बकरी पालन का क्षेत्र हो, चाहे दुधारू पशुओं का क्षेत्र हो, कोई बीमा की ऐसी कोई पॉलिसी है जिससे किसान भाइयों को फायदा मिल सकता है, पशुपालकों भाई को फायदा मिल सकता है? जी, बीमा की हर स्टेट गवर्नमेंट करती है, और उसमें क्या होता है, जैसे राजस्थान में होता था कि पशु का बीमा होता था, कुछ परसेंट जो है सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, 75% गवर्नमेंट देती है, 25% जो है पशुपालक को देना होता है। और कोई भी ऐसी आकस्मिक मृत्यु पे उसका पोस्टमार्टम कराना आवश्यक होता है। कई ऐसे बैंक्स भी जो लोन देते हैं, जितने भी बैंक्स लोन देते हैं पशु के लिए, वो पशु का वो प्रॉपर इंश्योर्ड होता है। तो अगर किसी ने भी पशु पालक ने अगर लोन लिया है और अगर उसकी मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम करा करके जितना उसका जो बचा हुआ है उस जो है राशि है उसका उसको बेनिफिट मिल सकता है। जी डॉक्टर तोमर जी, भेड़ और बकरी पालन के क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र में हर पशुपालन में बीमे की व्यवस्था है, लेकिन जहाँ तक जागरूकता की बात है वो भेड़ बकरियों में उतना अभी नहीं है, लेकिन बीमे की व्यवस्था उसमें है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब बैंक लोन करता है, जिस चीज़ का लोन करता है, तो निश्चित ही उसकी बीमे की भी वो व्यवस्था मांगता है। तो ऐसी कंडीशन में भेड़ बकरी पालकों को भी अपने पशुओं का बीमा कराना बहुत जरूरी है, चाहे वो लोन ले चाहे ना ले, ताकि उसको आकस्मिक जो मृत्यु उसके पशु की है उससे उसको हानि से बचाया जा सके। तो निश्चित ही ये प्रावधान है और भेड़ पालकों को, बकरी पालकों को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। जी, तो आज के इस कार्यक्रम में पशुपालकों भाइयों के लिए बहुत सी खास बारीक जानकारियां आप तक पहुंचाई गई। हमारे दो खास मेहमान डॉक्टर अरुण कुमार तोमर जी, डॉक्टर संदीप शर्मा जी, आपने कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे पशुपालक भाई उन जानकारियों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपने पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और नए विकास के आयाम गढ़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साथ साझा करने के लिए। दर्शकों, उम्मीद करेंगे इन जानकारियों का आप सही तरीके से फायदा उठाएंगे। हेलो किसान के अगले अंश में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान के अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे मोटे अनाज की खेती कितनी महत्वपूर्ण है, क्या फायदा आप इससे ले सकते हैं, साथ ही प्राकृतिक खेती आज के समय की क्यों मांग है और कैसे प्राकृतिक खेती कर भी आप अपने उत्पादन क्षमता को वैसा ही बना सकते हैं जैसा आप रासायनिक खेती से या फिर तमाम रसायनों का प्रयोग करके आप जो उत्पादन लेते हैं वैसा ही प्राकृतिक खेती से भी आप कर सकते हैं। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी संशय है या कोई भी सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। इसके अतिरिक्त आप हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फोन करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आप हमारा कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर का नंबर है 1800-1130-600, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा जो दर्शक इस कार्यक्रम में देर से जुड़ते हैं या फिर इस कार्यक्रम में दिखाई गई किसी जानकारी को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप हेलो किसान के कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर कितने लोगों के साथ भी आप देख सकते हैं और आसपास के पशुपालकों को ये जानकारी भी पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम हेलो किसान में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। परंपरागत खेती यानी एग्रीकल्चर मेहनत मांगती है और साथ साथ किस्मत भी। पर्माकल्चर वो खेती है जहां न्यूनतम मेहनत से अधिकतम फायदे लिए जा सकते हैं। भारत की फार्म लेडी मनीषा लाठ गुप्ता एक ऐसी किसान है
जो लाखों की नौकरी छोड़कर पर्माकल्चर से घर बैठे करोड़ों कमाती है। पर्माकल्चर के जरिए ये अच्छा मौका है कि हम सब महिलाएं खेती में फिर अपना भागीदारी करें। दूरदर्शिता और प्राकृतिक प्रेम से जुड़ी ऐसी दास्तान जो कि एक मिसाल है। आज खेती में भी कई सारे विकल्प हैं। भारत की फॉर्मुलेटी देखिए रविवार 15 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।